हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। जैसे कि आप सभी जानते हो कि चैप्टर नंबर 8 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस के बारे में, यानी कि ये सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को डेली लाइफ में हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। सो in the previous chapter you have studied about trigonometric ratios कि आपने इससे पहले वाले चैप्टर में trigonometric ratios के बारे में पढ़ा है। In this chapter you will be studying about some ways in which trigonometry is used in the life around you। तो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को हम डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। Trigonometry is one of the most ancient subjects studied by scholars all over the world। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक या एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एंशियंट टाइम में भी यूज़ किया जाता था, यानी कि प्राचीन समय में भी इसका यूज़ किया जाता था। एज वी हैव सेड इन चैप्टर 8, ट्रिग्नोमेट्री वॉज इन्वेंटेड बिकॉज इट्स नीड अरोज इन एस्ट्रोनॉमी। तो ट्रिग्नोमेट्री को इसलिए इन्वेंट किया गया क्योंकि इसकी ज़रूरत एस्ट्रोनॉमी के लिए थी। एस्ट्रोनॉमी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में स्टडी करते हैं। Since then, the astronomers have used it, for instance, to calculate distances from the Earth to the planets and stars। तो तब से ही जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। कौन सी डिस्टेंस? अर्थ से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए प्लैनेट्स की और स्टार्स की। सो ट्रिग्नोमेट्री इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ज्योग्राफी एंड नेविगेशन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ ज्योग्राफी एंड नेविगेशन के लिए भी किया जा सकता है। द नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज़ यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट मैप्स बनाने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एन आइलैंड इन रिलेशन टू द लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। तो किसी भी आइलैंड या किसी भी और एक जगह का पता करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि एक लोकेशन को हम डिफाइन करते हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का यूज़ करके। तो अब बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स के बारे में जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें से सबसे पहले आता है लाइन ऑफ साइट। द लाइन ऑफ साइट इज़ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। जैसे कि कोई भी एक पर्सन है जिसको हम कहेंगे ऑब्जर्वर, यानी कि वो एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ये एक पर्सन है और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो उस पर्सन की यानी कि उस ऑब्जर्वर की आई से उस ऑब्जेक्ट तक एक इमेजिनरी लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन it is above the horizontal level। that is the case when we raise our head to look at the object। तो जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर से ज़्यादा हाइट पर रखा हुआ है, या फिर आप कह सकते हो कि अगर एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें अपने सिर को अगर ऊंचा करना पड़े, हमें ऊपर की साइड किसी ऑब्जेक्ट को देखना हो, तो लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है और यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो उस ऑब्जर्वर की हाइट से ज़्यादा है। तो जब ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इस तरह से जो लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है ये है लाइन ऑफ साइट, और यहीं पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक इमेजिनरी लाइन होगी इस तरह से। तो इस लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, अगर हम इसको नाम दें थीटा, तो इस एंगल को हम कह सकते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि जब भी एक ऑब्जर्वर अपनी हाइट से ज़्यादा के किसी एक ऑब्जेक्ट को देखेगा, यानी कि जब भी उसको अपना सिर ऊंचा करना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो जो एंगल वहाँ पर बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर थर्ड है यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन। The angle of depression of an object viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is below the horizontal level। That is the case when we lower our head to look at the object।
तो इस बार कहा गया है कि अगर जो ऑब्जर्वर है वो एक ज़्यादा हाइट पर है और ऑब्जेक्ट उसके नीचे रखा हुआ है, तो जब वो ऑब्जेक्ट को देखेगा और जो एंगल वहाँ पर बनेगा हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में, उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि जैसे कि अगर यहाँ पर एक बिल्डिंग के ऊपर एक ऑब्जर्वर खड़ा है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर नीचे रखा हुआ है, तो जब ये ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो यहाँ पर जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये लाइन है लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पर एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको अपना सिर ऊंचा करना पड़ेगा तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको कहा जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको अपने सिर को नीचा करना पड़ेगा तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1, जिसके अंदर फर्स्ट सम में हमें कहा गया है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो यहाँ पर कहा गया है कि सर्कस में काम करने वाला एक आर्टिस्ट एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है और जो वो रोप यानी कि जो रस्सी है उसको स्ट्रेच करके टाइटली बांध दिया गया है एक पोल और एक जमीन से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ए बी है उसको हम लेट कर सकते हैं कि ये पोल है, और यहाँ पर जो ए सी है ये रिप्रेजेंट कर रही है उस रोप को, यानी कि उस रोप का एक सिरा स्ट्रेच बिल्कुल टाइट करके पोल के साथ बांध दिया गया और इस रस्सी का, इस रोप का दूसरा सिरा ग्राउंड यानी कि ज़मीन पर किसी एक पॉइंट के साथ बांध दिया गया है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो रोप यानी कि जो रस्सी है वो ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री का। तो हमें यहाँ पर इस पोल की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पोल है वो ग्राउंड पर बिल्कुल सीधा खड़ा है, यानी कि वो ग्राउंड के साथ एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। तो इस तरह से ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का यूज़ हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कर सकते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर जो 90 डिग्री के अपोजिट में साइड है इसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। जो एंगल हमें दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जो रस्सी है वो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो जो एंगल हमें दिया गया है उसके अपोजिट वाली साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड यहाँ पर बचेगी वो हो जाएगा बेस। तो अब आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, इसकी लेंथ है 20 मीटर और हमें कहा गया है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द पोल। तो पोल की हाइट हमें फाइंड करनी है, यानी कि ए बी की लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर डायग्राम के अंदर हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है और परपेंडिकुलर को हमें फाइंड आउट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को याद करने के लिए जो ट्रिक आपको बताई थी चैप्टर नंबर 8 में, उसका भी यूज़ यहाँ पर किया जाएगा, जो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहाँ पर ये फर्स्ट होता है साइन के लिए, सेकंड होता है कोस के लिए और ये थर्ड होता है टेन के लिए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है एंड परपेंडिकुलर को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ये देखेंगे कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के अंदर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज दोनों एक साथ आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स हम यहाँ पर साइन का यूज़ करेंगे। सो इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का कि जो साइन है वो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रेशो होता है। इसके बाद जो थीटा है, यानी कि जो एंगल हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया गया है वो है 30 डिग्री, तो साइन थीटा की जगह यहाँ पर हम लिख देंगे साइन 30 डिग्री। फिर जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पर है AB और जो हाइपोटेन्यूज है वो यहाँ पर है AC। उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 में जो एक टेबल आपको करवाई गई थी जिसके अंदर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सभी एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू लिखी गई थी। तो उस टेबल में से देखकर हम यहाँ पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू को लिखेंगे और साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है ये होती है 1/2। इसके बाद
ए बी को हमें फाइंड आउट करना है, तो ए बी को एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है और ए सी की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में ही दी गई थी 20 मीटर। अब इसके बाद ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 1 के साथ, तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 20/2 और 2 से जब हम 20 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए बी की लेंथ आ जाएगी 10 मीटर। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो उस पोल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी थी वो हाइट है 10 मीटर। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का यूज़ करके हमने उस पोल की हाइट को फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद सम नंबर 2, तो सम नंबर 2 की स्टेटमेंट है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो यहाँ पर कहा गया है कि स्टॉर्म की वजह से यानी कि आंधी आने की वजह से एक पेड़ बीच में से टूट गया और जो उसका टूटा हुआ भाग है वो ज़मीन की ओर झुक गया है, वो बेंड हो गया है और वो एंगल जो वो ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज़ 8 मीटर, सो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब अगर हम ये लेट करें कि ये एक ट्री है, ये एक ट्री है जो स्टॉर्म की वजह से यहाँ बीच में से ब्रेक हो गया यानी कि टूट गया, तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो ऊपर वाला भाग होगा वो इस तरह से नीचे की ओर झुक जाएगा और अब ये ग्राउंड के साथ यहाँ पर एंगल बना रहा है 30 डिग्री का इस तरह से। और हमें ये कहा गया है स्टेटमेंट में ही कि जो ट्री का फुट है यानी कि ये वाला पॉइंट और ट्री का टॉप पार्ट जब उस ग्राउंड को टच करेगा यानी कि यहाँ पर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 8 मीटर, तो हमें उस ट्री की हाइट को फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर ये लेट करके चलेंगे कि जो उस ट्री की ओरिजिनल हाइट है वो है पॉइंट बी से लेकर डी तक इस तरह से, और हम यहाँ पर ये लेट कर रहे हैं कि जो स्टॉर्म की वजह से वो ट्री ब्रेक हुआ है वो पॉइंट ए पर ब्रेक हुआ, तो इसका मतलब ये ए से लेकर डी तक ये जो पार्ट था वो अब नीचे की ओर इस तरह से झुक गया है और अब ये उस ग्राउंड को टच कर रहा है पॉइंट सी पर और ग्राउंड के साथ उसने एंगल बनाया 30 डिग्री का। और यहाँ पर ट्री का फुट और ट्री का टॉप पार्ट जो अब ग्राउंड को टच कर रहा है उनके बीच की डिस्टेंस है 8 मीटर। तो यहाँ पर उस ट्री की टोटल हाइट को फाइंड करने के लिए हमें ए बी को एंड ए सी को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो ए बी है ये भी उस ट्री का पार्ट है और ये जो ए सी है ये भी उसी ट्री का पार्ट है, क्योंकि ये पहले पार्ट सीधा खड़ा था लेकिन जब ये ट्री ब्रेक हुआ तो यही वाला पार्ट इस तरह से नीचे की ओर झुक गया है। तो अगर हमें उस ट्री की टोटल हाइट को फाइंड करना है तो हमें ए बी एंड ए सी को एक साथ ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट डी बी वॉज द ओरिजिनल ट्री, ड्यू टू स्टॉर्म इट वॉज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, द ब्रोकन पार्ट ए सी इज मेकिंग 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यानी कि इस ट्रायंगल ए बी सी के अंदर 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है उसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज, जो एंगल हमें गिवन है उसके अपोजिट में जो साइड है उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर और थर्ड साइड यहाँ पर जो बचेगी हम उसको कहेंगे बेस। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें बेस गिवन है और हमें परपेंडिकुलर को एंड हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करना है। तो अगर हम सबसे पहले परपेंडिकुलर को फाइंड करना चाहते हैं तो जो आपको ट्रिक बताई गई थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसके अंदर आपको देखना है कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अंदर बेस एंड परपेंडिकुलर एक साथ यूज़ होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर इस परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए tan थीटा का यूज़ करेंगे। तो हमने लिख दिया है यहाँ पर कि tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पर जो थीटा है यानी कि जो एंगल दिया गया है वो है 30 डिग्री, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख देंगे tan 30 डिग्री। इसके बाद जो परपेंडिकुलर है वो है ए बी और जो बेस है वो है बी सी। देन जो एक्सरसाइज 8.2 में आपको टेबल करवाई गई थी वहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे tan 30 डिग्री की, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाय √3। देन इसके बाद ए बी को एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ए बी को हमें फाइंड आउट करना है, और बी सी की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में ही दी गई थी 8।
अब इसके बाद AB को फाइंड करने के लिए हम इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1 से, तो इस तरह से AB की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 8 डिवाइड बाय √3, यानी कि इस AB को, इस परपेंडिकुलर को हमने फाइंड आउट कर लिया है और ये है 8 डिवाइड बाय √3। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे AC यानी कि हाइपोटेन्यूज को। तो अब हमें देखना है कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अंदर बेस एंड हाइपोटेन्यूज एक साथ यूज़ होते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसमें आप देख सकते हो कि कोस के अंदर बेस एंड हाइपोटेन्यूज दोनों का ही यूज़ है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे कोस थीटा का। तो कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर भी उस थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 30 डिग्री, बेस उस ट्रायंगल में है BC और हाइपोटेन्यूज उस ट्रायंगल में है AC। फिर यहाँ पर हम कोस 30 डिग्री की वैल्यू को लिखेंगे जो होती है √3 डिवाइड बाय 2। तो BC की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में ही दी गई थी, कहा गया था कि जो बेस है वो है 8 मीटर और AC को हमें फाइंड आउट करना है। तो AC को फाइंड करने के लिए हम पहले यहाँ पर AC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 8 × 2 इज 16 एंड √3 को हम इसके डिवाइड में लेकर आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर जो AB है उसकी लेंथ है 8 बाय √3 एंड AC की लेंथ है 16 बाय √3। और उस ट्री की टोटल हाइट को फाइंड करने के लिए हमें AB एंड AC इन दोनों को ही एक साथ ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू AB प्लस AC। AB की वैल्यू हमने फाइंड की थी 8 बाय √3 एंड AC की वैल्यू हमने फाइंड की थी 16 बाय √3। आप देख सकते हो दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है, तो इस डिनोमिनेटर को हम कॉमन लिख सकते हैं √3 एंड जब हम इनके न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे तो 8 + 16 इज़ 24। तो इस तरह से यहाँ पर उस ट्री की हाइट हमारे पास आ गई है 24 डिवाइड बाय √3। बट जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर आ जाए, यानी कि एक रूट वाला नंबर आ जाए, तो हम वहाँ पर रैशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर इस रूट वाले नंबर को एलिमिनेट करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हम 24 बाय √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और उसको डिवाइड भी करेंगे √3 से। तो 24 × √3 एंड जब डिनोमिनेटर में √3 एंड √3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 3। अब हम यहाँ से 3 से 24 को डिवाइड कर सकते हैं 8 पर। तो इस तरह से रैशनलाइजेशन होने के बाद 24 बाय √3 को हम लिख सकते हैं 8 √3 मीटर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल नंबर नहीं रह गया, तो इसलिए उस ट्री की जो टोटल हाइट हमें फाइंड आउट करनी थी वो है 8 √3 मीटर। Now sum number 3. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree. तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक पार्क के अंदर 2 तरह की स्लाइड्स को इंस्टॉल करने का एक प्लान बनाया है। तो जो बच्चे 5 ईयर्स से कम एज के हैं उनके लिए जो स्लाइड लगाई जाएगी उस स्लाइड की हाइट होगी 1.5 मीटर और उसका इंक्लाइनेशन एंगल होगा 30 डिग्री। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि उस स्लाइड को लगाया जाएगा जिसकी हाइट होगी 1.5 मीटर और उसका जो एंगल होगा ग्राउंड के साथ वो एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ताकि जो बच्चे हैं वो यहाँ पर इस पोर्शन पर स्लाइड कर सकें। इसके बाद whereas for the elder children यानी कि बड़े बच्चों के लिए she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। तो बड़े बच्चों के लिए वो एक थोड़ी ऊंची स्लाइड को वहाँ पर लगाएगी। अब उसकी हाइट होगी 3 मीटर, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड लगाई जाएगी उसकी हाइट होगी 1.5 मीटर और बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड होगी उसकी हाइट होगी 3 मीटर और उसका इंक्लाइनेशन एंगल भी ज़्यादा होगा 60 डिग्री। तो पहले वाली स्लाइड का एंगल 30 डिग्री है बट सेकंड वाली स्लाइड का एंगल है 60 डिग्री। नाउ व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो इन दोनों ही स्लाइड की लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है।
तो अब आप देख सकते हो कि जो यंगर चिल्ड्रन यानी कि छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड लगाई जानी है उसकी हाइट है 1.5 मीटर और उसका जो एंगल है वो ग्राउंड के साथ एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमें उसकी हाइट दी गई है 1.5 मीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रायंगल ABC के अंदर 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है उसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। जो एंगल हमें गिवन है उसके अपोजिट वाली साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर और थर्ड साइड जो यहाँ पर बचेगी उसको हम कहेंगे बेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर हमें गिवन है और हाइपोटेन्यूज को हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि उस स्लाइड की लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमें ये देखना होगा कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज दोनों ही एक साथ यूज़ होते हैं। तो जो ट्रिक आपको बताई गई थी पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन थीटा। तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज दोनों ही एक साथ यूज़ होते हैं, तो इसलिए अब इस ट्रायंगल के अंदर हम यूज़ करेंगे साइन थीटा का। सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर थीटा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है AB एंड हाइपोटेन्यूज है AC। इसके बाद हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू को लिखेंगे जो होती है 1/2। AB ये हमें स्टेटमेंट में ही गिवन है 1.5 एंड AC को हमें फाइंड आउट करना है। तो AC को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर AC को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ, तो ये आ जाएगा 3। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड वहाँ पर लगाई जाएगी उसकी हाइट, उसकी लेंथ हो जाएगी 3 मीटर। नाउ फॉर एल्डर चिल्ड्रन यानी कि बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड लगाई गई है उसको हमने नाम दिया है PR। इसकी हाइट ग्राउंड से है 3 मीटर और ये ग्राउंड के साथ एंगल बनाती है 60 डिग्री का। तो हमें यहाँ पर इस PR की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल PQR के अंदर 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो है हाइपोटेन्यूज। जो एंगल गिवन है उसके अपोजिट वाली साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर और जो थर्ड साइड यहाँ पर बचेगी उसको हम कहेंगे बेस। तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर गिवन है एंड हाइपोटेन्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी आपको बताया था कि परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज दोनों ही एक साथ साइन थीटा के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर भी हम साइन थीटा का ही यूज़ करेंगे जो कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ पर थीटा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है PQ एंड हाइपोटेन्यूज है PR। इसके बाद हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू को लिखेंगे और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। नाउ PQ, तो PQ की लेंथ हमें स्टेटमेंट में गिवन है 3 एंड PR को हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद हम PR को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 6। अब हम इस √3 को 6 के डिवाइड में लेकर आएंगे तो इस तरह से PR की जो लेंथ है यानी कि बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड वहाँ पर लगाई गई है उसकी लेंथ है 6 डिवाइड बाय √3। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर है यानी कि एक रूट वाला नंबर है। तो इस इर्रेशनल नंबर को यहाँ से रिमूव करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम इसको √3 से ही मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड करेंगे। तो 6 इंटू √3 एंड √3 इंटू √3। तो यहाँ पर हम 3 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं 2 पर। तो इस तरह से उस स्लाइड की जो लेंथ है उसको हम लिख सकते हैं 2√3 मीटर, यानी कि 6/√3 को रैशनलाइजेशन करके हम लिख सकते हैं 2√3 मीटर। Therefore, the length of these slides are 3 मीटर and 2√3 मीटर। तो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड लगाई गई है उसकी लेंथ है 3 मीटर एंड बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड लगाई गई है उसकी लेंथ है 2√3 मीटर। तो ये थे एक्सरसाइज 9.1 में से सम नंबर 1, 2 एंड 3। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।